लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करा था कोरोना क्या होता है, इसको सीखा था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि भाई क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज या कोरोना इंसेप्शन वोल्टेज क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करी थी। देन फाइनली हमने बात करी थी कि भाई विजुअल वोल्टेज क्या होता है, विजुअल क्रिटिकल वोल्टेज यानी कि वो वोल्टेज जिस पे कोरोना दिखने लगता है, इन सब के ऊपर चर्चा करी थी। नाउ आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे उन सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि कोरोना को अफेक्ट करेंगे, यानी कि वो फैक्टर जिनकी वजह से कोरोना पहले स्टार्ट हो जाएगा या फिर देर में स्टार्ट होगा, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अगर फैक्टर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है हमारा यहाँ पे कि कंडक्टर की जो तुम्हारी शार्प पॉइंट्स है उनका क्या इफेक्ट है। तो अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, तो जो भी हमारा सिस्टम होता है ट्रांसमिशन लाइन का, उसके अंदर टॉवर की बात करें, उसके आर्म को देखें, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंडक्टर होता है। कंडक्टर जो होता है वो इंसुलेटर से जुड़ा होता है, इंसुलेटर कनेक्शन से जुड़े होते हैं इस तरीके से उसके अंदर। और ये टॉवर होता है। और यहाँ पे जो ग्रे कलर का बना है इंसुलेटर स्ट्रिंग होती है, ठीक है। पाथ को कंप्लीट करने के लिए एक जंपर वायर भी दिया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखो अगर इस पूरे सिस्टम में, तो शार्प पॉइंट तुम्हें कहाँ दिख रहा है, तो दिस वन इज योर शार्प पॉइंट, यानी कि ये जो पॉइंट होता है ये सबसे ज़्यादा शार्प पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि भाई कंडक्टर की बात कर लें, बिल्कुल स्मूथ आया। जहाँ पे भी हम कनेक्शन करते हैं वहाँ पे स्क्रू से और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम कनेक्शन करेंगे, उसे इंसुलेटर की स्ट्रिंग से जोड़ेंगे। तो जहाँ पे जॉइंट होता है वहीं पे सबसे ज़्यादा शार्प पॉइंट होता है। और शार्प पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा, यानी कि सप्लाई ग्रेडियंट जो है वो जो एयर की ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ है जी नॉट, उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और ऐसे केस में यहाँ पे कोरोना का लो वोल्टेज पे इनिशिएट होना बहुत ज़्यादा संभव है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है? तो जितना ज़्यादा शार्प पॉइंट होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा और उतना ही जल्दी एयर ब्रेकडाउन हो सकती है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्रिटिकल वोल्टेज से कम, देखो क्रिटिकल वोल्टेज जब भी हम बात करते हैं वीसी, तो बेसिकली जो वीसी होता है ना, क्रिटिकल वोल्टेज, ये होता है वो वोल्टेज जिसके ऊपर कोरोना स्टार्ट होगा एट द कंडक्टर सरफेस। ये हम जनरली बात करते हैं कंडक्टर के सरफेस वोल्टेज की, कि वो कंडक्टर का सरफेस वोल्टेज जिस पे कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये मान के चलते हैं, जस्ट एन एग्जांपल, 40 किलो वोल्ट है, तो यहाँ पे इन पर्टिकुलर शार्प पॉइंट्स पे जो कोरोना स्टार्ट होगा वो 40 किलो वोल्ट से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये शार्प पॉइंट्स हैं और शार्प पॉइंट्स पे एयर का जो कंडक्टर के जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी और इसीलिए एयर इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे पहले हो जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की, यानी कि स्मूथ सरफेस की, तो स्मूथ सरफेस है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो काफ़ी वीक होगा कंपेयर टू द शार्प पॉइंट। और वहाँ पे जो कोरोना होगा वो एग्जैक्टली अपने क्रिटिकल वोल्टेज वीसी पर इनिशिएट होगा या वीसी से थोड़ा सा ज़्यादा जब वोल्टेज जाएगा, ठीक है। तो जो भी हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली, वीसी इक्वल टू हम निकालते हैं ना एम जी आर डेल्टा एल एन डी बाई आर, ये वाला जो फॉर्मूला है जिसपे हम ये कहते हैं कि कोरोना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें ये बात बड़े ध्यान से समझने की है कि ये हम बात करते हैं कंडक्टर के सरफेस की, लेकिन जब तुम शार्प पॉइंट्स पे जाओगे तो वहाँ पे क्योंकि शार्प पॉइंट्स हैं तो जी जो है वो चेंज हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा, इनका तोड़ टूटना बड़ा इजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो यहाँ पे क्योंकि एयर पहले टूट जाएगी, पहले आयोनाइज हो जाएगी, तो इसीलिए इन शार्प पॉइंट्स पे कोरोना भी पहले इनिशिएट हो जाएगा। इसीलिए इन जब भी हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो जो भी हम कोरोना की प्रोटेक्शन देते हैं वो हमेशा इन शार्प पॉइंट्स पे दी जाती है ना। ये जो फिगर बहुत कॉमन है कोरोना को जब भी हम पढ़ते हैं, कोरोना रिंग है बेसिकली यहाँ पे। तो ये जो तुम देख रहे हो, दिस वन इज योर कोरोना रिंग, ये तुम्हारा कोरोना रिंग है, इसके बारे में चर्चा करेंगे आने वाले समय में। एंड यहाँ पे ये देख सकते हो, तो जहाँ पे कंडक्टर्स हैं और ये यहाँ पे इनको हमने इंसुलेटर की स्ट्रिंग से जोड़ा हुआ है, बिल्कुल ये वाला पार्ट, ठीक है, जो यहाँ पे था, यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहे? तो ये हमने जोड़ा हुआ है और आगे इंसुलेटर स्ट्रिंग और इधर आगे जाके टॉवर शुरू हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमेशा हमें कोरोना होता हुआ दिखेगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ गई होगी बात। नाउ तो ये हमने देखा कि शार्प पॉइंट्स का क्या इफेक्ट होता है पूरे सिस्टम के ऊपर। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। दूसरा फैक्टर है कंडक्टर की सरफेस। नाउ कंडक्टर की सरफेस, इसको जरा ढंग से समझते हैं। कारण हम जानते हैं दो तरीके के कंडक्टर हम ले सकते हैं, एक है पॉलिश्ड कंडक्टर और एक है स्टैंडर्ड कंडक्टर। नाउ जनरली स्टैंडर्ड कंडक्टर जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि भाई स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, वो मैकेनिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं कंपेयर टू द सिंपल एक पॉलिश्ड कंडक्टर अगर हम ले लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोरोना की बात करें तो कोरोना में कंडक्टर की सरफेस को लेके जो टर्म यूज होता है वो होता है एम। तो हम यहाँ जानते हैं एम इक्वल टू 1 होता है पॉलिश कंडक्टर के लिए, लास्ट लेक्चर में सीखा था। और यहाँ पे एम इक्वल टू 0.8 होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में, ठीक है। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि भाई कोरोना वोल्टेज हमने लास्ट देखा था कि जो वोल्टेज जिस पे कोरोना होना स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है एम के। तो ऐसे केस में भैया जो पॉलिश कंडक्टर होंगे उनके केस में जो क्रिटिकल वोल्टेज होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द
स्टैंडर्ड कंडक्टर, यानी कि स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में वो वोल्टेज जिस पे कोरोना होना स्टार्ट होगा वो कम होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू द पॉलिश कंडक्टर। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो पॉलिश कंडक्टर जिस पे क्रिटिकल वोल्टेज पॉलिश कंडक्टर का जो होगा वो मान के चलते हैं अगर 40 किलो वोल्ट है, तो स्टैंडर्ड कंडक्टर में ये 35 किलो वोल्ट पर ही होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात है? सो डेट इज़ द मेन डिफरेंस। यानी कि हम इसको अगर वर्ड में बताएं तो यहाँ पे कोरोना जो होगा वो हायर वोल्टेज पे होगा पॉलिश कंडक्टर में, जबकि स्टैंडर्ड में कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे हो जाएगा ना। इसको एक और एंगल से भी कह सकते हैं कि जो पॉलिश कंडक्टर है ये ज़्यादा वोल्टेज हैंडल कर सकता है, ठीक है, विदाउट कोरोना, यानी कि कोरोना होने से पहले तक ही काफ़ी वोल्टेज हैंडल कर पाएगा, जबकि स्टैंडर्ड कंडक्टर जो होते हैं ये लो वोल्टेज ही हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें बहुत ज़्यादा वोल्टेज दोगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पर फिर भी पॉलिश के मुकाबले स्टैंडर्ड में कम वोल्टेज हैंडल हो पाएगा बिफोर कोरोना, ठीक है, तो कोरोना होने से बचाने के लिए। तो पॉलिश कंडक्टर में हम लोग हायर वोल्टेज दे के बिना कोरोना हुए, कोरोना के डर के बिना हम ज़्यादा वोल्टेज भेज सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड में एक लिमिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा पहले ही कोरोना होना स्टार्ट होता है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। नाउ तीसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, एयर डेंसिटी फैक्टर। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ अगर एयर डेंसिटी फैक्टर को ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला इसका होता है। नाउ यहाँ पे हम सिंपली अगर जानते हैं कैलकुलेशन में कि जो क्रिटिकल वोल्टेज होता है, यानी कि वो वोल्टेज इस पे कोरोना होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा के एयर डेंसिटी फैक्टर के। एयर डेंसिटी फैक्टर अगर कम हुआ, यानी कि अगर एयर की डेंसिटी कम हो गई, तो ऐसे केस में क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज भी कम हो जाएगा, यानी कि कोरोना जो है वो पहले ही होने लग जाएगा, ठीक है, कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे इनिशिएट हो जाएगा। देखो एक चीज़ तुम्हें याद रखनी है इन सारे इसमें, जो मैं हर बार हम तीसरे फैक्टर तक आ गए हैं, सारे फैक्टर लगभग 4 से 5 फैक्टर मैं डिस्कस करूंगा और सब फैक्टरों में हम ये देखेंगे कि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किस में किस फैक्टर से कम हो रहा है और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किस फैक्टर से ज़्यादा हो रहा है। क्रिटिकल जब भी वीसी कम हो रहा होगा तो ये क्या बता रहा है, ये सिंपली देखो मैथ्स तो बड़ा आसान है देख के बताना कि हाँ सर वीसी कम हो रहा है, पर उसका मीनिंग क्या है। वीसी के कम होने का मीनिंग है कि कोरोना जो होगा, कोरोना वो लो वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, यानी कि दिस इज द रॉन्ग प्रैक्टिस, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात? ये वीसी हाई होना हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है। देखो बहुत बार क्या होता है हम पढ़ते हैं पर हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ सही है होना, यानी कि वीसी का ज़्यादा होना सही है कि वीसी का कम होना सही है। तो वीसी, इसलिए मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बिल्कुल पकड़ता चल रहा हूँ। वीसी का मतलब हो गया वो वोल्टेज जिस पे कोरोना होता है, तो वो हर बार ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि वो जो कोरोना हो वो बड़ी देर में हो, क्योंकि कोरोना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कोरोना इलेक्ट्रिकल कोरोना होना, उससे पावर लॉस होती है, आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो वीसी का ज़्यादा होना ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो वो सारे फैक्टर जिसमें वीसी कम हो रहा है, इसका मतलब कोरोना लो वोल्टेज पे स्टार्ट हो रहा है, वीसी ज़्यादा का मतलब कोरोना जो हो रहा है वो हाइयर वोल्टेज पे स्टार्ट हो रहा है। अब मैं बार बार ये चीज़ कवर नहीं करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है और ये गलत चीज़ है हमारे लिए। ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो अगर एयर डेंसिटी कम होगी तो वीसी कम होगा, यानी कोरोना लोअर वोल्टेज पे इनिशिएट हो जाएगा। अब एयर डेंसिटी को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो एयर डेंसिटी बेसिकली दो फैक्टर डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर पे, बी एंड टी, ठीक। नाउ यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है जैसा रेन हो गया, स्टॉर्म हो गया, या बर्फ गिर रही है, तो ऐसे सीजनों में क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। भाई हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे। वहीं पे बारिश हो रही है तो बारिश के केस में भी क्या होगा कि पार्टिकल जो डस्ट होगी वो सेटल हो जाएगी, तो पार्टिकल दूर दूर होंगे। तो या स्टॉर्म होगा, स्टॉर्म में भी क्या होता है, जब तूफान आता है तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, रेयरर हो जाते हैं। तो ऐसे केस में अल्टीमेटली डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और इसलिए वजह से क्या होता है, कोरोना जो होता है वो लोअर वोल्टेज पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। नाउ इसको जरा समझते हैं कि सर आखिर डेंसिटी के कम होने से कोरोना पे क्या असर पड़ रहा है, कोरोना जल्दी क्यों होने लग जा रहा है, इसको जरा समझते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो कोरोना होता कैसे है, तो इसको जरा एक हल्का सा बेसिक समझ लेते हैं कि भाई कोई भी वायर है, मान के चलते हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, एक एग्जांपल जस्ट, ठीक है ना। अब क्या होगा, आसपास की जो एयर है उसके अंदर कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे। अब होता क्या है, यहाँ पे जब नेगेटिव जो कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं, ये बाहर वाले चार्जेस को एयर के पार्ट जो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं या कह सकते हो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन्हें क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब जब वो रिपेल होंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल होते टाइम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराएंगे, और जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से टकराएंगे इनके अंदर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं ये खुद क्या होंगे, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रोसीजर ना। ऐसे केस में क्या होता है, पहले 3 थे इलेक्ट्रॉन, अब जब टकरा के भागेंगे तो 2 और निकला है, 5 हो गए, वो 5 जब और टकराएंगे तो 10 हो जाएंगे। इस तरीके का चेन रिएक्शन होता है जिसे हम लोग एवलांच कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एवलांच के कारण ये प्रोसीजर शुरू होता है और यहीं पे एयर का आयोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़,
इसको हम कह देते हैं एयर आयोनाइजेशन ना। इसी की वजह से, एयर के आयोनाइज होने की वजह से कोरोना डिस्चार्ज होता है ना। अगर हम इस पर्टिकुलर अगर इलेक्ट्रॉन के मोशन को ध्यान से देखें जिससे वो टकरा के आयन बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसा करने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल पार्टिकल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन के पास अच्छी खासी अमाउंट की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो आयोनाइज कर पाएगा न्यूट्रल एटम को, या कह सकते हो न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकलवा पाएगा। ठीक है ना। अब इस काइनेटिक एनर्जी को होने के लिए क्या ज़रूरी है उसको ज़रा समझते हैं। तो अगर एयर डेंसिटी कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एयर के अंदर वो काफ़ी दूर दूर होंगे, तभी तो डेंसिटी कम हुई। अब अगर इलेक्ट्रॉन दूर दूर हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन कह लो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे केस में क्या होगा, लार्ज गैप होगा। तो ऐसे में जब भी रिपल्शन आएगा तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट डिस्टेंस चल के काइनेटिक एनर्जी को, हाई काइनेटिक एनर्जी को अटेन कर पाएगा, तब जाके वो आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स को आयोनाइज कर पाएगा। इसको बिल्कुल मूवी की तरह समझते हैं कि भाई दरवाजा तोड़ना है, ठीक है। अब अगर तुम पास खड़े रहोगे तो तुम्हारे पास कितनी भी ताकत हो, तुम दरवाजा नहीं तोड़ सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पीछे जाते हैं और दौड़ के आके जब तेजी से मारते हैं तो दरवाजा टूट जाता है, ठीक है। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन को हमने रिपेल करा, धक्का दिया, लेकिन क्योंकि वो मोमेंटम गेन ही नहीं कर पाया, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में क्या होगा, वो न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रली रह जाएंगे और यहाँ पे कोरोना स्टार्ट नहीं हो पाएगा, एवलांच ब्रेक नहीं होगा, एयर आयनाइज नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को रिपेल करें तो उसे सफिशिएंट टाइम दें दूसरे न्यूट्रल पार्टिकल से टकराने से पहले, ताकि उसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर सके। जब उसके अंदर रन अप करके, जब इलेक्ट्रॉन रेयरर होंगे, दूर दूर होंगे, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करके मोमेंटम हासिल करेंगे। और ऐसे केस में क्या होगा, जब मोमेंटम हासिल करके वो टकराएंगे तब जाके उसके अंदर से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो निकलेगा, या कह सकते हो जो आयनाइज हो जाएंगे पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स को आयनाइज कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए आपस में चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। सो डेट इज़ द मेन फैक्टर जिसकी वजह से एयर डेंसिटी अगर कम होगी, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता, हम लोग हर बार पढ़ते आते हैं एक लाइन में स्टेटमेंट में कि एयर डेंसिटी कम है तो कोरोना जल्दी हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जितनी रेयरर पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे, उतनी जरा से रिपल्शन में उतनी अच्छी खासी एनर्जी वो गेन करेंगे, मोमेंटम गेन कर पाएंगे, और ज़्यादा से न्यूट्रल पार्टिकल्स को वो तोड़ पाएंगे, ठीक है। सो दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए कोरोना जल्दी होगा ना। चौथे फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो मान के चलते हैं भाई, अब यहाँ पे ये पता करना है इस फैक्टर के अंदर कि भाई पहाड़ों पे कोरोना जल्दी होगा कि प्लेन में। तो इसको जरा समझ लेते हैं, ये भी एयर डेंसिटी फैक्टर से जुड़ा हुआ है। अगर हम बात करें पहाड़ों पे, तो पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है और वहीं पे ज़मीन पे प्रेशर ज़्यादा होता है, हम सब जानते हैं। ये सब फिजिक्स में हम लोगों ने 10th क्लास की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई इसीलिए ऊपर जो होती है दाल अलग समय में उबलती है, नीचे अलग टाइम पे उबलती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख रखी, पढ़ रखी फिजिक्स में। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बेसिकली जो एयर पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटी के कारण अर्थ की तरफ गिर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो गिरते समय जो उनका जो ताकत, उनका जो वेट है, कह सकते हो कि एयर पार्टिकल्स का, वो जो नीचे की तरफ दबाव बना रहे हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो भाई अगर हम बिल्कुल डाउन टू अर्थ खड़े हैं तो ऐसे केस में पूरा आसमान के जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब हम पे ताकत लगा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमें हाई प्रेशर देखने को फील होगा। वहीं पे अगर हम लोग थोड़ा पहाड़ों पे चले जाते हैं, तो पहाड़ों पे हाई एल्टीट्यूड, तो होता क्या है, जब हम हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो इसको ज़रा मैं समझाता हूँ, एक बड़े ध्यान से समझना। जब हम लोग पहाड़ों पे चले जाएंगे तो मान के चलते हैं मैं यहाँ पे अगर खड़ा हो गया, देखो अगर यहाँ पे खड़े हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये पूरा का पूरा एयर कॉलम जो है वो मेरे ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर लगा रहा है, तो बहुत हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलेगा, ये सारे पार्टिकल्स। लेकिन अगर मैं पहाड़ पे पहुंच गया तो केवल इतना कॉलम ही मेरे ऊपर, इतने एयर पार्टिकल्स के जो कॉलम होंगे वो प्रेशर नीचे की तरफ लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे ऊपर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा, और यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना पूरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो गायब हो गया पिक्चर से। सो डेट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। तो हाइट पे प्रेशर कम होता है ना। अगर प्रेशर कम है तो ऐसे केस में क्या होगा, डेंसिटी ऊपर की तरफ कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्रेशर जो होता है जब वो लगाते हैं तो उसकी वजह से पार्टिकल पास पास रहते हैं। अब जैसे ही प्रेशर को कम करोगे तो पार्टिकल जो होंगे वो दूर दूर हो जाएंगे, तो नीचे डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी, ऊपर डेंसिटी कम मिलेगी पहाड़ों पे। अब जब पार्टिकल्स में एयर पार्टिकल पास पास नहीं, दूर दूर हैं, सफिशिएंट स्पेस है, तो ऐसे केस में भाई सीधी सी बात है, कोरोना भी ऊपर जो होगा वो कम वोल्टेज पे इनिशिएट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही वोल्टेज देंगे और पार्टिकल दूर दूर हैं, तो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन कर लेंगे, मोमेंटम, ताकि वो क्या कर सकें, आसपास के न्यूट्रल पार्टिकल्स को आयोनाइज कर सकें और कोरोना स्टार्ट हो जाए। लेकिन नीचे अगर बात करते हैं तो पार्टिकल, क्योंकि प्रेशर अप्लाई है,
तो इलेक्ट्रॉन को जो भी रिपल्शन से एनर्जी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी, वो इतना गेन नहीं कर पाएंगे कि वो जब टकराएं न्यूट्रल पार्टिकल से तो वो आयोनाइज हो पाए। तो इसीलिए नीचे हमें ज़्यादा वोल्टेज ज़रूरत, ज़्यादा वोल्टेज हमें अप्लाई करेंगे तब जाके कोरोना होगा। वीसी ज़्यादा है यानी कि कोरोना होने का जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा होगा, तब जाके कोरोना होगा। और ऊपर क्या होगा, कम वोल्टेज में ही कोरोना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहाड़ों पे हम जब भी जाओगे तो देखना कोरोना ज़्यादा हो रहा होता है पावर सिस्टम में एज कम्पेयर टू द अर्थ या ग्राउंड सरफेस। नाउ नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं बारिश और बर्फ़ गिरने की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बारिश की कंसंट्रेशन में क्या होता है, बारिश अगर हो रही है और मान लेते हैं कंडक्टर पे डायरेक्ट बारिश हो रही है, जो कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केस में देख सकते हो जो पानी की जो बूंदें होती हैं, कभी तार को देखा होगा तो पानी की बूंदें जब तार से निकलती हैं, गिरती हैं टपक के, तो कुछ इस तरीके की ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरती हैं। नाउ अगर एक ड्रॉपलेट को बड़े ध्यान से देखो तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट है ये शार्प एज का काम कर रही है कंडक्टर में, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट है तो वो कंडक्टर हो गई ना। वैसे कंडक्टर स्मूथ था, लेकिन जब पानी की बूंदें उस पर पड़ के गिर रही हैं तो वो शार्प एजिस का काम कर रही हैं। ठीक, अब ये जो शार्प एज का काम कर रही हैं, इसकी वजह से यहाँ पे कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि हमने सबसे पहला फैक्टर देखा था कि एजेस जहाँ पे भी होंगे वहाँ कोरोना जल्दी होगा बिकॉज ऑफ हाई पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो, तो इसीलिए बारिश के मौसम में भी कोरोना जो होता है वो लोअर वोल्टेज पे भी इनिशिएट हो जाता है। नाउ अब बात कर लेते हैं बर्फ़ गिरने की। इंडिया में जनरली पहाड़ों पे ऐसा होता है, प्लेन में नहीं होता। तो लेकिन अगर फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ बर्फ़ अक्सर कहीं पे भी गिर सकती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर बर्फ़ गिरेगी कंडक्टर्स पे तो जैसा वाटर ड्रॉपलेट नीचे बनी थी बारिश के केस में, इसमें उल्टा होता है, इसमें बर्फ़ जो होती है वो ऊपर जम जाती है और कुछ इस तरीके की बर्फ़ जमेगी। तो बर्फ़ जब जमेगी तो उससे क्या होगा, स्मूथ कंडक्टर जो था वहाँ पे बहुत सारे शार्प एजेस आ जाएंगे। तो इसको देखोगे, अगर स्नो को बड़े ध्यान से देखो तो ये भी एक शार्प एज का काम करेगी और यहाँ पे भी कोरोना जो होगा वो होने लग जाएगा। बिकॉज ऑफ शार्प एज कोरोना लोअर वोल्टेज पे ट्रिगर हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि भाई अगर बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, तो दोनों ही केसेस में कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे होने लग जाएगा, यानी कि वीसी की वैल्यू लो हो जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की, यानी कि अगर एयर के अंदर ह्यूमिडिटी मौजूद है, जैसे कि जुलाई अगस्त का सीजन होता है, तो ह्यूमिडिटी केस में क्या होता है, इसको जरा एनालाइज कर लेते हैं। तो जनरली अगर हम बात करते हैं ड्राई एयर की, तो ड्राई एयर के केस में हमें अगर देखें, अगर एक कॉलम बना लें और उसमें एनालाइज करें तो मैक्सिमम ऑरेंज कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर हैं और जो ब्लू कलर के हैं ये वाटर पार्टिकल्स को बता रहा है। तो जनरली जब हम ड्राई एयर को देखते हैं, जैसे कि मार्च अप्रैल के महीने में अगर हवा को देखोगे तो उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत कम होता है और ड्राई पार्टिकल ज़्यादा होते हैं एयर के। लेकिन वहीं पे अगर हम ह्यूमिडिटी के समय में देखें तो ऐसे केस में क्या होगा, ड्राई एयर हो गई। अच्छा, ड्राई एयर से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, अगर ड्राई एयर है यानी कि वाटर ड्रॉपलेट बहुत कम है, तो ऐसे केस में उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, अच्छी खासी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। यानी कि हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीन्स मतलब कि एयर जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगी, अच्छी खासी गुड क्वालिटी का इंसुलेशन की तरह वर्क करेगी। लेकिन वहीं पर अगर ह्यूमिड एयर को देखें तो ह्यूमिड एयर के अंदर क्या होता है कि जो वाटर कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो लार्ज वाटर कंटेंट यानी कि भाई वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अब वाटर कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए हम देखो, कभी अगर इंसुलेटर पड़ा, अगर इंसुलेटर के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ गया तो अगेन उसकी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि अगर ह्यूमिड एयर ले रहे हो तो ह्यूमिड एयर लेने से क्या होगा, वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा ह्यूमिड एयर में, और वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक होने का क्या मतलब हुआ कि कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे होने लग जाएगा। अगेन वीसी जो होगा वो डिप हो जाएगा, यानी कि वो वोल्टेज जिस पे कोरोना कर होगा वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से छठे फैक्टर का कंक्लूजन क्या निकला कि जब भी हम ह्यूमिड एयर की बात करेंगे तो उस केस में भी कोरोना जो होगा वो लोअर वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पे भी हमें कोरोना जल्दी दिखाई देने लगेगा। तो आई होप यहाँ तक 6 फैक्टर समझ में आ गए होंगे। नाउ अगर आगे जाने से पहले मैं आपको 2 लेक्चर सजेस्ट करूँगा। एक है कोरोना डिस्चार्ज अगर इफेक्ट सीखना चाहते हो, जिसको मैंने 5 मिनट के एक शॉर्ट वीडियो में कवर किया है, तो लेफ्ट वाला वीडियो देखो। वहीं पे एक नया लेक्चर मैंने तैयार करा था, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्या होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, क्या क्या चीज़ें बताती है और इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है इकोनॉमिकल वोल्टेज का, इन सब के अंदर मैंने इसको कवर किया है। तो अगर आपने यहाँ तक पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे पावर लॉस इन कोरोना के।